लेक्चर सर लेक्चर नंबर 2 की। उसमें रह गया था क्या कुछ? ये सर लास्ट 2 स्लाइड्स रह गई थी ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। लेक्चर नंबर 2 कहाँ तक हुआ था बेटा इसमें, बताना जरा। हम लोगों ने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था और उसके 3 केस पढ़े थे, ग्राफ बनाया था, राइट? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, इसका क्या बचा था? थर्मोडायनेमिक बची। हाँ ठीक है, तो एक एक पेज रह गया, चलो करा देते हैं, जस्ट एक पेज। हैंड रेस किसने किया है? मैंने कर दिया क्या हैंड रेस? अच्छा, धोखे से हो गया, ठीक है। तनिष्का क्या कह रहे हो, बताओ। सर लोअर हैंड कर लो ना। लोअर हैंड? सर आपका हैंड अभी भी रेस है। तो मतलब ये कैसे करूँगा? सर लोअर सर हैंड जहाँ से आपने हैंड रेस किया वहां से सर लोअर हैंड भी आएगा ऑप्शन। हैंड रेस का आ रहा है, लोअर का तो नहीं आ रहा है। कहाँ से किया मुझे नहीं आइडिया है। तुम लोगों को ये सब भी पता है इसमें? सर Yes, मोर sir. पे जाओ देन लोअर हैंड आ जाएगा। कहाँ पे जाए बेटा? सर मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे, ओके। मोर ऑप्शन पे, ओके। इसमें क्या आ जाएगा? लोअर हैंड। यस Yes, सर। sir. यस सर। पॉज आ रहा है, स्टॉप आ रहा है, रिएक्शन, रिकॉग्नाइज, हैंड गेस्चर, ये वाले में हो No, गया, हट गया। sir. सर No. ये एक्शंस पे सर जाओ। रहने ही दो। सर रहने ही दो। रिएक्शंस पे जाए, ठीक है। अब क्या करूं उसमें? लोअर हैंड। डाउन Lower करना है। hand. अच्छा, लोअर हैंड करना है, ठीक है। Yes, अब yes, sir. इससे होता क्या है? क्यों, इससे क्या हो गया? सर इससे हैंड डाउन हो गया। कुछ भी। तो इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? चलो खैर, जो भी है जैसा भी है। सर आपके स्क्रीन पे हैंड रेस आ रहा था। अच्छा, जो ये मेरी फोटो आ रही है इस पे या स्क्रीन पे? यस Yes, सर। sir. सर आपकी फोटो पे। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। Yes, sir. गुड इवनिंग श्रेया, जतिन, रिएक्शन ऑफ, अच्छा ठीक है, समझ हो गया जतिन, हो गया। भाई देखो, थर्मोडायनेमिक बची थी एड्सॉर्प्शन की, इससे ऊपर हम लोगों ने ये कर लिया था फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। क्या बचता अपने पास? थर्मोडायनेमिक ऑफ एड्सॉर्प्शन। मेरी बात सुन, कह रहा है एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज जो अपने आप से होते हैं, जिन्हें तुम्हें अलग से कराना नहीं पड़ता, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप से होते हैं। तुम अगर रोड पे चलते हो तो क्या धूल तुम्हें उठा के ऐसे धूल लगानी पड़ती है, ऐसे करके, या अपने आप ही लग जाती है? सर अपने सर अपने आप ही लगती है। किसी ने लगाई है क्या? छोटे पे लगाई होगी शायद, तुम लोगों ने मिट्टी खाई होगी जब, है ना, तब करा होगा। तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं था, अब ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो पहली चीज तो एड्सॉर्प्शन है क्या? एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है कि नहीं? कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी, तो आज अपन नहीं करेंगे क्योंकि यस दिमाग खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब कि डेल्टा जी जो होगा वो कैसा होगा आपका? निगेटिव होगा। और डेल्टा जी को निगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या तुम लोगों को बेटा डेल्टा, इसका फॉर्मूला पता है डेल्टा जी का? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अगर बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं? यस सर। Yes. अगर इतनी वैल्यू ये तुम्हारी पॉजिटिव हुई तो डेल्टा जी भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर छोटी हुई, डेल्टा एच अगर आपका निगेटिव हुआ, तो आपका क्या आएगा बताओ जल्दी से? तो आपका वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव। यानी कि डेल्टा जी भी आपका निगेटिव होगा और डेल्टा एच भी निगेटिव होगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सो की एंडो? एक्सो। एक्सो, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान रखना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज जिनके अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। क्या करो बेटा? सर जिसमें सर जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। जिस प्रोडक्ट, हाँ, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, या फिर वी कैन से दैट ऐसी रिएक्शन। ये ग्राफ देखो, कह रहा है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है बट प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, आपने अपनी कॉपी से एक पेज निकाला, ऐसा आपको करना नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि पेज को जलाना बहुत ही गलत बात है और उसका मिस यूज करना भी बहुत ही गलत बात है। या तो आप उसे रिसाइकिल के लिए दे दो। देखो भाई, तो आपके पास एक पेज है, आपने क्या करा? इसे जलाया, तो आपका रिएक्टेंट क्या था? पेज, पेपर पेज था कि नहीं? बताओ, पेपर आपका रिएक्टेंट है कि नहीं है? यस सर। तुम जब इसे जलाओगे तो इसमें हीट निकलेगी, आग निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बताओ बेटा।
यस सर, निकलेगी। ऐसे Yes, से इसमें sir. क्या होगा, आग निकलेगी। ठीक है, और जलने के बाद ये ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ बेटा। Yes, sir. तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ कि नहीं। Yes, sir. अब इस Yes, प्रोडक्ट sir. को वापस से जलाकर आप क्या इतनी आग प्रोड्यूस कर सकते हो जितने रिएक्टेंट को जला के की थी। No, No, sir. sir. फिर से सुनो मेरी बात, जस्ट फॉर एग्जांपल समझो, जस्ट फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी मोर ऑप्शन, बट जस्ट फॉर एग्जांपल समझो। ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास एक पेज था कॉपी का, और उस पेज को हमने क्या करा, जलाया। जब आप पेज को जलाओगे, रिएक्टेंट आपका पेज हो गया, उसे आप जलाओगे तो उसमें हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और जब पेज जलेगा तो बनेगा क्या, कोयला। कोयला का मतलब राख बनेगी। उस राख को वापस से जला के हम उतनी एनर्जी जब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, यानी कि डेल्टा एच कैसा रहता है भैया, निगेटिव रहता है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर डेल्टा एच बेटा निगेटिव यहाँ पे रखोगे तो डेल्टा जी भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव एंड डेल्टा एच जो है वो भी आपका क्या होता है, निगेटिव ही होता है। Negative. डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एच आपका निगेटिव होता ही है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये कह रहा है नीट 2016 में ये बात आपसे पूछी गई। क्या तुम लोग नीट का पेपर देने जा रहे हो, Yes, sir. क्या यस तुम्हारे काम की जानकारी है। यस सर ठीक है, एक चीज बेटा ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि आपका जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हम तुम्हें एक पैटर्न समझाते हैं जो आजकल जेई में हो रहा है। उसमें पता क्या हो रहा है, जो ओल्ड आईआईटी के क्वेश्चन होते थे, ठीक है, जो हमने शायद आपको कल भी बताया था कि जो आपके ओल्ड आईआईटी के क्वेश्चंस हैं उन्हें मिक्स करा जाता है एडवांस के सिंगल टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, सिंगल टिक क्वेश्चन जो होते हैं, सिंगल टिक क्वेश्चन, इन्हें क्या करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं और इन्हें मर्ज करके क्या बनाते हैं, जेई का पेपर बनाते हैं। रिसेंट में ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन पुराने हैं उतने ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है। तो पुराने वाले क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करा करो। समझ में आई बात। आपको Yes, जो sir. 2018 में पूछा गया है वो रिपीट, देखो क्वेश्चन तो वैसे भी रिपीट नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट ही रिपीट होता है। बट हम आपको एक जैसे बात बता रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट मिला के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ओल्ड क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो ये पूरी कहानी बेटा वही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि भाई जो तुम्हारा एड्सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव होगा, और डेल्टा एच निगेटिव होगा तो मतलब डेल्टा जी भी निगेटिव होगा। मतलब ये अपने आप से होता है। ठीक है, और बेटा लिखा हुआ है कि एड्सॉर्प्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी कम होगी का मतलब क्या, एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ Randomness. रैंडमनेस। जैसे कि मान लो अपनी जो ये क्लास, आज देखो मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन रहेगी तो थोड़ा सा तुम लोग मतलब मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्या कर बेटा, सर चला ही रहे हैं। क्या चला, अच्छा मैनेज कर रहा हूँ, काम चला रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. तो हम ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। जैसे आपका ये बोर्ड लगा हुआ है क्लासरूम में और ये 1 2 ऐसे करके ये बेंचेस हैं जिसमें आप लोग बैठते हो। मान लो एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स, या फिर मान लो गर्ल्स और बॉयज को मिक्स करके ऐसे बैठा रखा है। ठीक है, अब मान लो एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एक बच्चा आके बोर्ड पे बैठ गया, एक बच्चा बीच में पंखे पे ऐसे करके बैठ गया, एक बच्चा पीछे एसी थी उसके ऊपर बैठ गया, एक विंडो पे बच्चा बैठा हुआ है। अगर टीचर क्लासरूम में एंटर होगा तो उसे थोड़ी सी डिस्टरबेंस नहीं दिखेगी, क्लास में दिखेगी कि नहीं दिखेगी। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या, वहां पे अरेंजमेंट थोड़ा सा अजीब सा हो गया। अरेंजमेंट जैसा रखा गया था वैसा अरेंजमेंट नहीं है, बच्चे जो है उस अरेंजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी वहां पे बढ़ गई है। ठीक है, एंट्रोपी कब कब बढ़ेगी, एक तो अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, इंक्रीज एरिया बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, इंक्रीज इंक्रीज होगी। तो एरिया बढ़ाओगे तो पार्टिकल आसानी से मूव कर पाएगा, दैट मीन वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें चीजें ध्यान रखनी है कि एड्सॉर्प्शन के स्पॉन्टेनियस है और इसके लिए एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस। ठीक है, तो ये एक आखिरी टॉपिक था। इसे हम नोट्स अपलोड कर दिए, वहां से नोट कर लेना। देखे थे बेटा तुम लोगों ने नोट्स। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस एक सेकंड, अब आ जाओ लेक्चर नंबर 4। ठीक है, नहीं सॉरी, थर्ड लेक्चर, राइट, Yes, sir. लेक्चर नंबर 3। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही, देखना जरा बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन का थोड़ा सा पार्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट, मेन हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग का मेन है एड्सॉर्प्शन का थोड़ा सा पार्ट और कैटलिस्ट।
एड्सॉर्प्शन में क्या लिखा हुआ है, देखो जो फ्रेंडलिस्ट थे उन्होंने तुम्हें एक रेशियो दिया था, तुम्हें पता है रेशियो क्या था, x/m का रेशियो। x यहाँ पे क्या था, मास ऑफ एड्सॉर्ब्ड मतलब एड्सॉर्बेट होता था, और m क्या होता था, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होता था, पता है तुम्हें, ठीक है। और इसके एक्सटेंट को ही हम लोग क्या बोलते थे, फ्रेंडलिस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते थे। तो यहाँ पे कह रहा है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो उसको तुम्हें कुछ नहीं करना है, वॉइस फ्लैट कर रही है। लेकिन हम तो अभी दुनिया के सबसे तगड़े वाईफाई में बैठे हुए हैं। Yes, sir. देखो बेटा x/m इज इक्वल टू, वहां पे kp होता था कि नहीं, बोलो, kp की पावर 1/n होता था। Yes, sir. तो जब तुम सोल्यूशन के केस में देखोगे, इन केस ऑफ सोल्यूशन, तो तुम्हें बस क्या करना है, x/m ही रखना है, और p की जगह पे क्या रखना है, cc का मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है, बाकी सेम रही रहेगा। तो उस फॉर्मूले को बस तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर देना, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है, समझ गए। जो तुम्हारी फ्रेंडली इक्वेशन थी वो उस वाले केस में क्या रखेंगे, उस वाले केस में वहां पे kp ही रहने देंगे, और जब तुम सॉल्यूशन के लिए उसे पढ़ोगे तो तुम्हें क्या करना, p को रिप्लेस कर देना c से, क्योंकि वहां पे प्रेशर की बात नहीं हो रही है, सॉल्यूशन में बात हो रही है किसकी, कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो अब ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन का मतलब इनका कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता, वो जरा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्योरिफिकेशन में क्या तुम लोगों को पता है कि जो फिल्टर होते हैं, कौन से वाले फिल्टर, जो आरओ वाले नहीं, लाइट वाले नहीं, जो पहले नहीं आते थे बिना लाइट के जो फिल्टर आते थे, जिसे चेंज करना पड़ता था, उसमें लोग क्या करते थे, क्लोरीन की बॉल इतनी बड़ी डालते थे ब्लैक कलर की ठीक है। तो क्लोरीन की वो ब्लैक कलर की बॉल क्या करती थी, वो करती थी कि पानी में जितने भी तुम्हारे डस्ट पार्टिकल है या फिर इम्प्योरिटी है, उसे क्या करती थी, एड्सॉर्ब कर लेती थी, और 2 या 3 महीने बाद वो फिल्टर खराब होते थे, फिर हमें चेंज करना पड़ता था, 500 से 600 रुपए का वो आता था। आई बात समझ में। तो पहली बात तो वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए भी हम लोग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं, वही लिखा हुआ है, ions from water may be removed by ion exchange resins and process involve adsorption। हम तो समझाते क्या होता था इसमें, होता ये था, जगह कहीं पे बना ले जैसे ये मान लो आरओ लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे क्या होता था, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्लोरीन की ऐसे ब्लैक कलर की ऐसे लगी रहती थी, और भी चीजें होती थी, मतलब छन के पानी से पहले छन्नी भी लगी होती, कई सारी चीजें होते, हम लोग ऊपर से क्या करते पानी डालते थे, और फिर यहाँ पानी साफ साफ पानी इधर आके भरता था, और फिर क्या करते उसे टैप से हम लोग क्या करते थे, ऐसे निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये क्या क्या है, यहाँ पे एक तो छन्नी लगी होती थी, जिससे पानी छनता था, तो आधी डस्ट तो वही निकल गई। फिर क्या होता था, यहाँ पे क्लोरीन एक बड़ी सी ऐसे इतना बड़ा सा क्लोरीन लगा रहता था, वो क्या करता था, उसके जितने भी ऐसे तुम्हारे डस्ट पार्टिकल और चीजें हैं, वो क्या करता था, उसे एड्सॉर्ब कर लेता अपने सरफेस पे, आयन एक्सचेंज मेथड्स, ठीक है। तो पहली चीज है कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इन मेकिंग गैस मार्क्स, ठीक है। तुम लोगों को पता है कि इंडिया से बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं, तो वहां पे जितने भी वर्कर होते हैं, चाहे वो कैसा भी काम करें, चाहे वो रोड वाला काम करें जिसमें अल्कोहल, उसका अल्कोहल कह रहा है, चारकोल का काम यूज होता है, ठीक है, कोलतार यूज होता है, ये सब चीजें होती हैं, चाहे वो गैस बिल्डिंग का कुछ भी करे, तो उनके लिए मास्क पहनना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि उससे बहुत अजीब अजीब सी गैसेस, खतरनाक गैसेस निकलती है जो तुम्हारे लिए हार्मफुल होती है। जैसे हम तुम लोग को बताया था कि जब रोड बनती है, रोड, तो उसमें बेटा कोलतार यूज करा जाता है, तुम लोगों को पता है, ब्लैक कलर का कोलतार है, पता सबको, नहीं पता, जल्दी बोलो। तो उस Yes, ब्लैक कलर sir. के कोलतार में बेंजीन और नेफ्थलीन, सॉरी नेफ्थला नहीं, आज थोड़ी सी हमने बोला तभी सही है, तो इधर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करके चलो। बेंजीन और नेफ्थलीन की वेपर्स होती हैं, ठीक है, किसमें, वो जो रोड बनती है, ब्लैक कलर का जो कोलतार होता है, उसमें बेंजीन और नेफ्थलीन की वेपर्स, और ये कैंसर कॉजिंग होती है। तो फॉरेन में जितने भी लोग रोड वर्कर होते हैं, वो प्रॉपर फिल्टर ऑक्सीजन और फिल्टर मास्क का यूज करते हैं, जबकि अपने ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ अच्छी बातें भी है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इन गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेस लाइक तुम्हारी मेथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस। तो मास्क कैसे बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाद में उन्हें चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्या कर रहा है, क्रोमेटोग्राफी। कितने लोगों को पता है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, हाथ हैंड रेज करो, तब तक हम दवाई खा ले। प्रतिभा, ऋत्विका, शिवानी, बताओ, कोई भी बताओ, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। बताओ बेटा, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। Method of separation. इसका बेटा किसका मतलब सेपरेशन, Different mixture. Different component of mixture. ठीक है, जनरली मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तुम लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया है, अगर तुम लोगों की स्कूलिंग हुई है तो तुम लोगों को पता होगा कि भाई लैब में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उस बीकर में हम क्या करते हैं, एसिड भरते हैं,
ठीक है। और हम लोग करते क्या है, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसे क्या करते हैं, एक ऐसे करके यहाँ पे लॉक लगा होता है, उस लॉक से क्रोमेटोग्राफिक पेपर को ऐसे करके डिप करते हैं। और कितना डिप करेंगे, बिल्कुल जरा सा, कि पेपर का बिल्कुल सा इतना सा पार्ट जो है वो डिप होना चाहिए, किसमें, उस एसिड में। उस एसिड में होता क्या है, इस एसिड के अंदर एक्चुअली मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट का, ठीक है, उसमें से एक के अंदर मेटल होता है और एक के अंदर मतलब बाकी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर करता क्या है कि जैसे से आप डिप करोगे, इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो डिप करके, मतलब 1-2 घंटे के लिए, 2 घंटे या 3 घंटे के लिए बेसिकली छोड़ा जाता है। तो 3 घंटे के लिए जब तुम छोड़ोगे तो होगा क्या कि मेटल क्या करेगा, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ने लगेगा ऐसे करके, और आके ऐसे यहाँ पे चिपक जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को उठा के धूप में सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद उससे हम लोग मेटल क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमने बेसिकली करा क्या, हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लिया, मतलब एक मिक्सचर था जिसके अंदर मेटल मिला हुआ था, हमने उसे अलग कर लिया, सेपरेट कर दिया, इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें भी क्या है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्यों, क्योंकि भैया ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इस पे मेटल आके इसकी सरफेस पे ही तो चिपकता है। अगर सरफेस पे ना चिपका होता तो तुम क्या इसे निकाल पाते बाहर? नहीं। अगर तुम इसे बाहर निकाल पाते तो क्यों, क्योंकि सरफेस पे चिपका रहता है, हम बाद में से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, छुटा लेते हैं इससे, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें भी एड्सॉर्प्शन का ही यूज होता है। देखो जैसे लिखा है, इन मेकिंग मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर। कल तुम लोगों को याद, हमने थर्मस वाला एक एग्जांपल बेटा दिया, सिल्का जेल डालते थे इसके Yes, अंदर, sir. याद है? Yes, sir. Yes, मैंने sir. तुमसे बोला था, मान लो एक बॉटल है, हमने उसे धुला, और धुलने के बाद हमने उसमें क्या करा, हमें उसमें धुलने के बाद हमने उसे पोंछ भी दिया पानी, पर हमें उसमें मान लो दूध भरना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसमें सिलिका जेल डाल देंगे। क्यों? क्योंकि आप जो कपड़े से पोंछोगे, क्या पता एक आध छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स अंदर रह गए हो, और वो क्या करेंगे, वो दूध को सड़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें सिलिका जेल डालेंगे। सिलिका जेल करेगा क्या, उस छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो होगा क्या, इसके अंदर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा, हम सिलिका जेल को बाहर निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे, उसी में दूध डाल देंगे। कुछ होशियार लोग क्या करते हैं कि इस पुड़िया को उसके अंदर पड़ा रहने देते हैं, उसी में जो है पानी पड़ते रहते हैं, उसी में दूध भरते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। तो वो शायद या तो पढ़ते नहीं है, और या फिर पायल शर्मा क्रोमेटोग्राफी रिपीट कर दे, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हें याद है, थर्मस वाला एग्जांपल याद है बेटा कि नहीं? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया कि इन मेकिंग मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर का मतलब है कि हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल गायब हो जाए। तो देखो सिलिका जेल, एल्युमिना, कई सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, मॉइस्चर को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। एक बच्चे ने बोला क्रोमेटोग्राफी सर एक्सप्लेन कर दिया, फिर से समझो बेटा। क्रोमेटोग्राफी यहाँ से, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में बेटा क्या होता है, देखो एक ऐसा, जैसे हम लोग करते क्या है बेसिकली, कि थोड़ा सा एसिड लिया या कोई भी मिक्सचर लिया, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं ऐसा मिक्सचर उठाते हैं जिसमें ऑलरेडी सोडियम या फिर कोई भी मेटल मान लो प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें मान लो कई सारे मेटल, मतलब ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपका मेटल भी है और मेटल के साथ इसमें गैंग पार्टिकल भी है, या फिर कह दो आप इम्प्योरिटी भी है। इम्प्योरिटी भी मतलब मेटल भी, इम्प्योरिटी भी है। बट द फैक्ट इज कि हमें इसे मेटल को अलग करना है, तो हम करेंगे क्या, एक तरीका फेंक दो, दूसरा डालो मेटल, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा साइंस का यूज कर लेंगे, केमिस्ट्री का। क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, इस बीकर में डाइल्यूट एसिड भरते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्यों, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि पेपर को जला दो, तुम जो पेपर यूज करो उसे जला ही दो, ऐसा भी नहीं करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड, और फिर क्या करेंगे, एक ऐसा ऐसा हुक टाइप का होता है, इस हुक से हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को इस पे ऐसे टच कराते हैं, ठीक है। बल इतना सा टच कराएंगे, बिल्कुल इतना सा कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर की सिर्फ जरा सी टिप उस पे टच करे। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका, मिक्सचर है मेटल का और इम्प्योरिटी का। हमें क्या करना, मेटल को अलग करना है। तो हम करेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर को जैसे हम डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हम 3 आवर्स के लिए इसे छोड़ देंगे। तो ऐसा देखा गया कि ये भी एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस करता है। क्या करेगा, क्या आपको ऐसे एक लेयर दिखाई देगी, इस पर कई सारी लेयर ऐसे करके, उनमें लेयर में होगा क्या कि जो मेटल होगा वो उस पर अपने आप ऐसे ऊपर ऊपर क्या करेगा, चढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर हम करेंगे क्या, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे क्या आ गया, मेटल आ गया, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद धूप में या फिर अपने पास माइक्रोवेव, जिससे भी आप सुखाना चाहो उसे सुखा लोगे। सुखाने के बाद इस पे सॉलिड फॉर्म में ऐसे आके पीपीटी बन जाएगा। उस पीपीटी को हम क्या करेंगे, अलग सेपरेट कर लेंगे, छुटा लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है बेटा इतना? भाई बोल दो एक बार प्लीज, सब लोग बोल दो। Yes, sir. तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर तुम्हें समझ में आ गया। तुम्हें गैस मास्क कैसे बनाते हैं, मतलब क्या क्या उसका यूज होता है, वो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। क्रोमेटोग्राफ लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना बेटा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी है, PHY कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आफ्टर दैट मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर कैसे बनाएंगे, सिलिका जेल, थर्मस, कल ही समझा दिया था, ठीक है। और आगे देखो, अच्छा तुम लोगों से वैसे थोड़ा फिजिक्स का पूछ है
बताओ जैसे ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट, उस पे मिट्टी ऐसे आके जम गई है, मिट्टी मतलब डस्ट, ठीक है, डस्ट आके जम, तो ये एब्जॉर्प्शन होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा, पहले तो ये बताओ, ये तो आसान सी बात है। Adsorption. Absorption. पेपर को हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं। यार हेयर ड्रायर से हमने सुखाया नहीं, बट हाँ सूख जाएगा, कि उससे तो सूखी हवा निकलती है ना, उससे कोई मतलब ऐसा रसीली हवा तो निकलती नहीं है। रसीली मतलब मॉइस्चर वाली एयर थोड़ा निकलती है, सुखा सकते हो बिल्कुल। तो ये Yes, sir. बेटा ये एड्सॉर्प्शन है कि नहीं बताओ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एड्सॉर्प्शन है तो इसमें फिजोसॉर्प्शन है कि केमियोसॉर्प्शन है? Physiosoption. है ना, सब्जी थोड़े ना फैल गई मेरी शर्ट पे, है ना, मतलब ऐसा थोड़े ना है कि धूल आके अंदर उसके मिल गई है एकदम आपस में उनका मिलन, ऐसा थोड़ा ना, कुछ फालतू बात नहीं। ठीक है, तो मतलब ये पार्टिकल क्या है, इसकी सिर्फ सरफेस पे बैठे हैं। तो हम अगर एक डंडा ले और इस कंबल को ऐसे रस्सी पे टांग दे, मान लो क्या करें, इस रस्सी पे इस कंबल को ऐसे टांग दे और हमने ऐसे डंडा लिया और इस पे मारा, कटा कटा कटा, तो क्या धूल के पार्टिकल बाहर आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Deabsorption. क्या बोलेंगे? D. डिसॉर्प्शन बोलेंगे Desorption. कि? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई डिसॉर्प्शन नहीं बोलेंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. एड्सॉर्प्शन का मतलब पार्टिकल का आके इसके ऊपर बैठना और इससे पार्टिकल को बाहर निकालना, इसका उल्टा क्या होता है? डिसॉर्प्शन। मैं पूछ रहा हूं इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है? Motion at rest. मोशन एट Rest. Inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, हम बस ये पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ पे इनर्शिया नहीं लग रहा बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये तुम लोगों ने, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा था कि भाई तुम लोगों ने छोटे क्लास में, जब तुम लोगों ने नाइन्थ में या टेंथ में, नाइन्थ में शायद, जब तुम लोगों ने पहली बार न्यूटन चाचा के बारे में सुना था, तो तुम लोगों ने उनका पहला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में तुमने यही तो एग्जाम्पल पढ़ा था, बताओ। Yes, sir. तो Yes, उसी sir. समय तुम्हारे दिमाग में एड्सॉर्प्शन डाल दिया गया था कि भैया ये प्रोसेस कौन सा एड्सॉर्प्शन, लेकिन तब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल। अब तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुको। ये जितनी हमने कारीगरी करी जरा इसे मिटा दें, ठीक है, चलो। और लास्ट क्या लिखा बेटा उसे पढ़ लेते हैं। देखो आपसे ये वाला क्वेश्चन नीट 2019 में, मतलब नीट 2019 मतलब अभी रिसेंट में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहा है लास्ट वाला पॉइंट? लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है, देखो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं। देखो ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 2019 में ये आपसे पूछा गया है नीट के एग्जाम में। अब सोचो ये अगर 2019 के पेपर में पूछा गया है, एक क्वेश्चन बेटा कितने नंबर का होता है तुम्हारे पेपर में? 4 नंबर। 4 नंबर का होता है, नहीं होता है? तो यार एक बात, Yes, sir. 4 नंबर का तुम्हारे 4 नंबर बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो जाते अगर तुम 2019 वाला पेपर देते। कब? अगर जरा से छोटे से पेज को तुम एक बार पढ़ लेते, बस खाली ये याद करने वाली बात है क्या? तुम बताओ, क्या तुम्हें ये रटना पड़ेगा? क्या तुम्हें ये रटना पड़ेगा बेटा? No, sir. नहीं, ये जस्ट ऐसा है, हम तुमसे इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे वाले जो बेटा नोट्स हैं, स्पेशली जो थ्योरी वाले, जैसे कौन कौन से, एक तो तुम्हारा सरफेस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, मेटलर्जी, तो तुम पढ़ ही लेना, है ना, सरफेस ही है बेसिकली। तो सरफेस वाले को तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है ना, तुम एनसीईआरटी की बुक से अलग से कुछ पढ़ना, मतलब तुम पढ़ना चाहो पढ़ो, हम वो नहीं कह रहे, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सरफेस केमिस्ट्री को सिर्फ मेरे नोट से पढ़ के जा सकते हो, सिर्फ पढ़ के, रटना भी नहीं है, तुम खाली पढ़ के चले जाओगे, तुम्हारा क्वेश्चन गलत सही होगा, ठीक है बेटा? चलो Yes, अब sir. बात करते हैं कैटलिस्ट की। मुझे को बता सकता है व्हाट इज कैटलिस्ट? क्या भाई? Substance which Which- can enhance the rate of chemical reaction. कैटलिस्ट क्या होता है और इसका काम क्या, समझो पहले तो। भाई देखो पहले तो एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी जगह अगर बनाई है वैसे समझाते हैं। कोई भी रिएक्शन होती कैसे है भाई, समझो। देखो ऐसे समझ के समझो, जैसे 12th क्लास है आपकी, आपकी है क्लास 12, तो बेटा क्लास 12th में पास होने के लिए क्राइटेरिया रखा गया, क्या मुझे बता सकता है कि क्राइटेरिया क्या? क्यों घूर रहा हो, पढ़ो अपना, बताओ। क्लास 12th में बेटा पास होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया रखा गया, कितने % नंबर आपको लाने जरूरी है? 33%। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जो बच्चा इतने नंबर ना ला पाए, इतने %, क्या वो फेल हो जाएगा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो मतलब क्लास 12th को पास करने के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, विच इज 33% ऑफ मार्क्स। अगर कोई भी बच्चा इतने % से कम नंबर लाता है, दैट मीन वो बच्चा माना जाएगा कि उसका 12th क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कैसे होता है, समझो मेरी बात। होता है ऐसे ही, जैसे मान लो तुमने कहा कि सर H2 और Cl2, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मिलके आपस में मान लो क्या बना रहे हैं, 2HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2HCl।
मान लो ये आपस में मिलके क्या कर रहा है, 2HCl बना रहा है। तो भाई H2 का अगर 1 मोल भी लेते हो तो 1 मोल H2 में बेटा कितने H2 के मॉलिक्यूल होंगे, बता सकता है कोई? Na के इक्वल, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। Yes, sir. भाई 1 मोल का मतलब क्या होता है, बहुत मार खाओगे बता रहे हैं। 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मतलब ये 6.022 into 10 to the power 23 एटम। आना बोलो जल्दी से। यस सर। और 1 मोल Cl2 का मतलब भी सेम एटम। यस सर। तो whenever you react H2 and Cl2 या फिर कोई भी रिएक्टेंट, जब आप एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करते हो तो वहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़े ना आपस में रिएक्शन कर रहा है। अगर तुम 1 मोल H2 भी लेते हो तब भी इतने एटम होते हैं H2 के, और 1 मोल Cl2 में इतने एटम होते हैं Cl2 के। आई बात समझ में? इसका Yes, मतलब sir. रिएक्टेंट में होता क्या कि बहुत सारे H2 और बहुत सारे Cl2 आपस में पहले क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? Collision. collision, और कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराते। कोलिजन का मतलब टकराना। कोलिजन का मतलब टकराना, ठीक है? ठीक है, कि आपस में टकरा रहे हैं। और ये जब टकराते हैं तो टकराने के बाद एक बैरियर है इन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। इस बैरियर को, ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, ये बैरियर है। इस बैरियर को बोलते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, या फिर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनमें से जितने भी ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे जो इस एनर्जी के बैरियर को पार कर पाएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और जो पार्टिकल इतनी एनर्जी टकराने के बाद, अरे तुम ऐसे समझो, 2 बॉल है तुम्हारे पास, तुम जमीन पे दोनों को उछालो, ठीक है, और या फिर कई सारी बॉल को आपस में ऐसे ऐसे उछाल दो, एक ही रूम में, खाली रूम में कई सारी बॉलें उछालो, तो कुछ बॉल होगी जो एक पे टकरा के एकदम ऊपर चली जाएगी, कुछ होगी जो नीचे गिर जाएगी। ऐसा होगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा जब इनके बीच में कोलिजन होगा, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो इस वाले को इतनी एनर्जी हो जाएगी उनकी कि इस वाले बैरियर को पार करके इधर कूद जाएंगे। जब इधर कूदेंगे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। और जितने पार्टिकल इधर रह गए वो रिएक्टेंट ही रह गए। तो यार ये तो समस्या आ गई हमारे सामने कि भाई ऐसा, अब क्या करें? मतलब हम चाह रहे हैं कि 100% यील्ड बने, बट हो क्या रहा है कि जब रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट रहे हैं तो भाई कभी 70%, कभी 50%, कभी 30% यील्ड बन रहा है। तो हम क्या करें? अच्छा, फिर वापस से इस बार 12th वाले एग्जाम्पल पे आओ। 12th क्लास में पास होने का क्राइटेरिया था 33%। सोचो अगर तुम्हारी गवर्नमेंट क्या करे कि इस 33% को रिड्यूस करके कर दे 12%, तो मुझे बताओ इस वाले केस में बच्चे ज्यादा फेल होते या इस वाले केस में ज्यादा फेल होंगे? दूसरे वाले में या पहले वाले में? सर पहले वाले में, पहले वाले केस में बच्चे ज्यादा फेल होंगे और सेकंड वाले केस में बच्चों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है, रेट जो है वो कम हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बताओ? यस क्योंकि सर। अब तुमने कह दिया है कि भाई 12% नंबर ले आओ पास हो, तो हर आदमी पास हो जाएगा। मतलब जहां पहले मान लो 50 या कह दो मान लो 5000 बच्चे, जहां पे पहले 5000 बच्चे जहां पे पहले फेल हो रहे थे, अब कितने फेल होंगे? मुश्किल से 500 बच्चे, क्योंकि ये वो वाले बच्चे जिन्हें पढ़ना ही नहीं है। चाहे तुम 1% कर दो, 1% भी नहीं लाएंगे। आई बात समझ में? तो मतलब कहने का ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जो इतना बड़ा ग्रीन वाला बैरियर है, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि बैरियर थोड़ा सा कम हो जाए, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. yes sir, कैटलिस्ट का बेटा बस इतना ही काम है। कैटलिस्ट क्या करता है? अगर तुमसे कभी 1 मार्क्स में पूछा है कि व्हाट डज इट मीन बाय कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का मतलब बस इतना है। कैटलिस्ट क्या करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, उसे वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। Yes, sir. यस सर। अब मान लो तुमने कैटलिस्ट यूज करा तो ये रिएक्शन देखो, बैरियर बस इतना रह गया, तो कहाँ पहले पार्टिकल को इतना कूद के जाना पड़ा, अब पार्टिकल कहाँ जाएंगे? इतना जरा सा जो बैरियर है इसे कूद के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बताओ कैटलिस्ट ने काम आसान करा कि नहीं करा? Yes, sir. yes sir, और ध्यान रखना कैटलिस्ट हमेशा क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। तुम सोचो अगर इतना कूदना है तो भाई कम कम पार्टिकल जा पा रहे हैं तो रिएक्शन की रेट भी कम है। क्यों? एक तो पार्टिकल इतना ऊंचा कूदना है और कम कूदेंगे, टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या, एक तो बैरियर भी कम और गैप भी कम है, ज्यादा से ज्यादा इधर पार्टिकल तुरंत तुरंत कूदेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट करता क्या है, तो भाई कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी कितने टाइप की है? 2 टाइप की, एक तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और एक बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब अरे भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट भी तो बन सकता है। हाँ ना बोलो। Yes, sir. लेकिन द फैक्ट Yes, इज sir. जब तुम्हें प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनाना है तो अब ये एनर्जी का गैप बढ़ नहीं गया बेटा? देखना जरा, इतना ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। तो मैंने वही बोला कि 2 टाइप की रिएक्शन है, एक एक्सो और एक एंडो। एक्सो में क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी देखो ज्यादा, ये एनर्जी की लाइन है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। और एंडो में क्या होता है? एंडो में उल्टा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी होती है ज्यादा। तो जस्ट ये समझाने के लिए तुम्हें ग्राफ बनाया था। खिचड़ी बहुत ज्यादा पक गई है, मिटा के देखते हैं जितना मिट जाए, ठीक है?
बताओ इतनी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes, sir. तो क्या तुम्हें Yes, sir. एक्चुअल में Yes, sir. कैटलिस्ट का वर्किंग समझ में आया कि कैटलिस्ट एक्चुअल में करता क्या है? क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम तुम्हें थोड़ा सा और एक बात और समझाते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक तो बेटा ये बात हो गई, दूसरी बात एक और मेरी सुनो भाई, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी सुनो। जैसे अगर हम आपसे, हमने हालांकि कल भी ये बोला था, फिर से एक बात देखो, जैसे अगर हम कहें कि भाई CH2, जस्ट सपोज अपने पास बेटा है CH2 डबल बॉन्ड CH, या फिर बॉन्ड मत बनाओ, ऐसे समझाते हैं, नहीं तो तुम कहोगे फिर ऐसे सर सेम ही है। ऐसे कर लो कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कुछ और लगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी हो सकती है, मतलब R भी लगा सकता है, H भी लगा सकता है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, ठीक है। अगर तुम्हें इसे एल्केन में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें पता है भाई, तुम इसकी रिएक्शन कराओगे H2 के साथ, और क्या ले लेंगे, निकम्मा लेंगे, या तो पंडित लेंगे, या तो पिटेगा लेंगे। हाँ ना बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. या तो निकल, या तो पैलेडियम, या तो प्लेटिनम लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जब तुम ऐसा करोगे तो होगा क्या कि H2 क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन देखना जरा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इस पे, एक H इस पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये था, एक H ऐसे आके जुड़ेगा, एक H ऐसे जुड़ेगा। तो हमने H को बेटा ऐसे ही क्यों जोड़ा? हम H को ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, देखना जरा, एक H को हम इधर जोड़ दें, एक H को हम इधर जोड़ दें। हमने ऐसा क्यों नहीं करा? क्या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा? क्या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? A और B में बोलो, क्या B वाला बनेगा? No, sir. No, sir. नहीं बनेगा। रीजन बोलो, रीजन क्या है? रीजन हम बता दें क्या, देखो रीजन बेटा ये है कि कैटलिस्ट करता क्या है। कैटलिस्ट का मतलब है, जैसे मान लो तुम लोग बेटा स्कूल जाते हो डेली, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जिनके स्कूल पास में होंगे वो तो टहल के चले जाते होंगे, पैदल पैदल। जिनके स्कूल दूर है वो कैसे जाते हैं? सर बस में। by car. है ना, कोई बच्चा बस से जाता होगा, कोई बच्चा कार से ड्रॉप कर देते होंगे उसके पेरेंट्स, या कोई बच्चा क्या करता होगा, साइकिल का यूज कर लेता होगा। करता होगा नहीं करता होगा, बताओ जल्दी से, ऐसे तो हुआ। तो मान लो एक बच्चा है, वो स्कूटी से क्या कर रहा है, ऐसे करके स्कूटी है, बढ़िया से धूम मचा ले, ऐसे करके स्कूटी है, और स्कूटी से क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो एक्चुअली बेटा ये स्कूटी कर क्या रही है भाई? अगर तुम पैदल, ये मान लो तुम्हारा घर है और ये आपका स्कूल है, यहाँ पे आपका घर है। अगर आपके मान लो यहाँ पे डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, चलो इसे कर लेते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब वैसे देखा जाए 2 किलोमीटर डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर पैदल आप जाओगे तो क्या आपको 2 किलोमीटर पैदल चलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर लगेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे साइकिल से भी जाते हो, वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो आप अगर पैदल जा रहे हो आपको 2 किलोमीटर लगेगा, लेकिन अगर आपने साइकिल या फिर स्कूटी का यूज, मतलब आपने स्कूटी का यूज करा, जस्ट फॉर एग्जांपल स्कूटी का यूज करा, तो यार ये 2 किलोमीटर का रास्ता मुश्किल से अगर आपको लगेंगे तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? Yes, sir. Yes, sir. 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, तो 5 मिनट लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे आप जो है अपने। तो इसका मतलब स्कूटी ने करा क्या? स्कूटी ने क्या करा बता सकते हो? स्कूटी ने बस आपकी रिएक्शन की रेट बढ़ा दी। जो काम तुम पहले धीमे धीमे कर रहे हैं, ऐसे पैदल पैदल जाते धीमे, टाइम लगता, टाइम तुम्हारा ज्यादा लगता, इसने क्या करा, वो काम जल्दी करा दिया। लेकिन एक बार बताओ, क्या स्कूटी ने सिर्फ तुम्हें अपनी सरफेस प्रोवाइड कराई है? या स्कूटी और तुम आपस में एक दूसरे के अंदर चले गए, कि स्कूटी में तुम घुस गए, स्कूटी तुम्हारे अंदर घुस गई, ऐसा हुआ है क्या? No, No, sir. sir. नो No, सर। sir. मैं कह रहा हूँ कि स्कूटी और तुम्हारे बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है क्या? No, No, sir. sir. भाई No, तुम sir. स्कूटी की सिर्फ सरफेस पे ही तो बैठे हो। दैट मीन भाई कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट सिर्फ तुम्हें सरफेस प्रोवाइड कराएगा। समझ में आई बात? कैटलिस्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको सरफेस प्रोवाइड कराना, इससे ज्यादा कैटलिस्ट का कोई काम नहीं है। और सरफेस प्रोवाइड कराएगा तो देखो जरा होगा क्या। अगर सरफेस प्रोवाइड कराएगा तो देखना भाई, ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड सी और ये ऐसे था। अब आप बोले कि इसके H2 से क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इसके H2 से पीडी मान लो ले रहे हैं। तो पैलेडियम क्या है? पैलेडियम ये है, ये पैलेडियम है, ठीक है। ये क्या है? मेटल का पीस है, ये पैलेडियम। अभी क्या कर रहा है, ये कह रहा है H2 से, कह रहा है भाई ऐसा है, मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम तो जल्दी से रिएक्ट करा देते हैं। H2 क्या हुआ, इसके ऊपर ऐसे बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया। अब हुआ क्या, H2 को ले गया, अब एल्कीन के पास ले गया। अब क्या कहेगा, एल्कीन से कहेगा भैया इससे बॉन्ड बना लो, ये कहेगा इससे बॉन्ड बना लो। तो अगर ये वाला बॉन्ड बनाओगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, है ना, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? Yes, sir. Yes, sir. इसे मैं लिख दूं BF का मतलब हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, बोलो हाँ ना बोलो। Yes, Yes, sir. ये वाला भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बीबी लिख दे इसे। Yes, Yes, sir. sir. बीबी का मतलब बेटा क्या होता है? Bond breaking. Bond breaking. बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। बीबी मतलब वो वाली बीबी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी बेटा टूटेगा तो इसे भी बीबी लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब तुम बताओ, अगर ये दोनों H, ये वाला H और ये वाला H दोनों पैलेडियम के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इधर से जाके लग जाए? बताओ क्या कोई पॉसिबिलिटी है? No, sir.
क्योंकि रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये मान लो वॉलेट मेरा है, इसके ऊपर मान लो H2 बैठा हुआ है और ये एल्कीन है, ये ऐसे गया, ऐसे करके यहाँ पे रिएक्शन करा दी। अब ये वाला जो H है वो ऐसे ऊपर कैसे जाएगा, जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये जस्ट बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि पैलेडियम क्या करता है, पैलेडियम H2 को, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे बैठाना, मतलब अपनी सरफेस पे कैटलिस्ट कहेगा रिएक्टेंट से बैठो और आपस में जल्दी से रिएक्शन करो और फटाफट हम वापस निकल जाएंगे। और ठीक है, जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, पैलेडियम जैसा आपने यूज करा था वैसे ही वो रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. क्या तुम लोगों को Yes, पूरा sir. कैटलिस्ट क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. यस ठीक है, सर। तो ध्यान रखना कैटलिस्ट की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करना, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, दूसरा क्या करेगा कि रिएक्टेंट को सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा, मतलब टेम्परेरी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, परमानेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है, और इससे अच्छे से तो हम नहीं समझा सकते हैं, नहीं तो बहुत पीटेंगे। ऋतु वगैरह सर आपके पास वॉलेट भी रहता है, मुझे लगा ओनली एटीएम। वो एटीएम रखेंगे कहाँ, मतलब जेब में लेके घूमेंगे, मतलब वॉलेट पे ही तो रखेंगे एटीएम। Yes, sir. चलो इतना हो गया सबका, बेटा जल्दी बताओ। चलो यस सर। अच्छा, तुम नोट थोड़ा ना करो, तुम तो स्क्रीनशॉट भी किया है, तो आप बाद में नोट करोगे ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो कि सर एक्सो एंडो में, तो बताओ एक बार फिर से समझाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दो जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर है, आप पेपर को बर्न करोगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी कि नहीं? और हीट निकलने के Yes, बाद वो sir. ऐश बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कोयला बनेगा। Yes, क्या sir. तुम उस कोयला को जला के वापस से उतनी हीट प्रोड्यूस कर सकते हो? No, sir. दैट मीन कि जो तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी तो ज्यादा होगी बट प्रोडक्ट की एनर्जी होगी कम। बोलो इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, इसका अपोजिट, कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। ठीक है, और कैटलिस्ट की क्या वर्किंग थी वो हमने आपको समझा दिया। अब एक बात बताओ, क्या सभी लोगों ने हैबर्स प्रोसेस पढ़ा है या सुना है आज तक? क्या तुम लोगों ने पी Yes, ब्लॉक sir. पढ़ा था? Yes, sir. तो पी ब्लॉक में तुम्हारा जो ग्रुप नंबर कौन सा है, 13 14 15 ग्रुप नंबर 15, उसमें अमोनिया की प्रिपरेशन करी थी हम लोगों ने। Yes, sir. Yes. Yes, Yes. हाँ हाँ ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था, हैबर्स प्रोसेस, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जरा एक चीज समझाओ, हैबर्स प्रोसेस में रिएक्शन लिखना है, देखना हमने लिखा था N2 + 3H2 gives 2NH3, और यहाँ पे हमने एक कैटलिस्ट यूज करा था Fe, लिखा है, याद है सबको कि नहीं? हाँ ना बोलो। Yes. Yes, लेकिन sir. अगर तुमने स्टैंडर्ड बुक कभी पढ़ी होंगी या फिर एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक एरो करके यहाँ पे एमओ लिखा होता है, एमओ का होता है मॉलिब्डेनम। तो मुझे बताओ इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट क्या है आपका? बताओ, क्या सबको रिएक्शन दिख रही है जो मैंने नीचे लिखी है यहाँ पे? Yes, sir. तो मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर बताओ कैटलिस्ट क्या है? N2 ने आयरन एंड मॉलिब्डेनम। आयरन एंड मॉलिब्डेनम, FeNMO। क्या यही बात सच है बेटा? बताओ जल्दी बताओ, सुन लो फटाफट। Yes, ठीक sir. है कि नहीं? Yes, sir. ये बात आपकी गलत है। ठीक है, क्या गलत है? मेरी बात सुनो, देखो कैटलिस्ट बेटा सिर्फ Fe है, सिर्फ Fe ही आपका क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, यही सिर्फ आपका कैटलिस्ट है। तो अगर ये कैटलिस्ट है तो एमओ क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? मॉलिब्डेनम कर क्या रहा है फिर? मॉलिब्डेनम है प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर। एक बात बताओ, वैसे वो कैटलिस्ट है नहीं, बट जस्ट समझने के लिए, तो समझाने के लिए बता रहा है। तुम लोगों क्या कभी हवन हुआ है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें तुम लोगों को पता होगा, हम लोग जब हवन करते हैं तो अगर जैसे आग धीमी हो गई, जो हम उसमें हवन की आग जलाते हैं, उसमें अगर आग धीमी हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैम्फर डालते हैं, कपूर। पता है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, कपूर sir. ऐसे डालते हैं, आग फिर से तेजी से जलने लगती है। Yes, Yes, sir. sir. क्या ऐसा होता है कि तुमने एक बार कपूर डाल दिया तो आग परमानेंट तेजी से ही जलती रहेगी, एक टाइम के बाद जैसे उसकी लकड़ियां कम होगी फिर से धीमी हो जाएगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, कह रहा sir. हूँ, यानी कि जो आपने कैम्फर यूज करा, यानी कि जो आपने जो कपूर यूज करा, उसकी कुछ ना कुछ भाई स्ट्रेंथ भी तो होगी कि भाई इतनी देर बस रेट बढ़ाएगा उसके बाद कम हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. यस सर। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो किसी के यहाँ आग लग गई है, ठीक है, मतलब लगे ना, जस्ट फॉर एग्जांपल की बात हो रही, ठीक है, और वो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम क्या करोगे? सब लोग पानी लेके जाएंगे, तुम क्या लेके जाओगे? बोलो। पेट्रोल। क्या लेके जाओगे? Petrol. ऐसा करोगे तुम लोग? Yes, पेट्रोल sir. लेके जाओगे, बहुत मारेंगे। No, जस्ट फॉर sir. एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, नो तुम पेट्रोल सर। लेके गए, सबने पानी डाला, तुमने क्या डाला? क्या डाला Sir, तुमने? sand. पेट्रोल डाला। ठीक है, Sir, पेट्रोल sand. डालोगे, सैंड नहीं, पेट्रोल। मेरी बात समझो, मेरे एग्जांपल की ऐसी तैसी नहीं करो। ठीक है, पहले सुन लो पूरा। तो अगर आपने पेट्रोल डाला तो बेटा क्या होगा? रिएक्शन की रेट बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो।
सर बढ़ेगी। सर सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। बट क्या ऐसा ऐसा तुमने कर दिया कि वो मतलब मुझे थॉर में दिखाया गया था अग्नि वैसी वाली ज्वलन अग्नि, वो परमानेंट, क्या परमानेंट जलती रहेगा वो? एक टाइम पे तो जाके बुझ ही नो जाएगा। सर। इसका यस मतलब आपने जो उसमें केरोसिन ऑयल या फिर जो भी पेट्रोल डाला उसके बाद कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी ना, कि वो जला, जलने के बाद खत्म हो गया, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि कैटलिस्ट का एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं, जैसे हम तो समझाना चाह रहे हैं। बट मान लो हम क्या करें, हम उसमें कुछ ऐसा कर दे, हवन में जो कपूर डाला ऐसा कुछ कर दे कि कोई ऐसा प्रमोटर हो जो उस कपूर की स्ट्रेंथ को, जब वो स्ट्रेंथ कम हो उसे फिर से बढ़ा दे, तो आग वो फिर से बेटा उतनी तेज जल जाएगी कि नहीं? आना बोलो। यस सर। तो मॉलिबेडनम का काम क्या होता है? मॉलिबेडनम करता क्या है? मॉलिबेडनम Fe कैटलिस्ट है, और मॉलिबेडनम क्या करेगा? Fe को प्रमोट करता है। ये प्रमोटर है। प्रमोटर क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट को स्ट्रेंथ को, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन या जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस इसका मतलब अगर ये रिएक्शन लिख के आ जाए और यहाँ पे Fe यहाँ पे MO लिख के आ जाए, क्या बता दोगे? MO क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो। यस यस सर। यस सर। अलग होते हैं, प्रमोटर अलग होते हैं। कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को कम करेंगे और रिएक्टेंट को अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएंगे। और प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को इनहेंस करने का काम करते हैं। हाँ ना बोलो। यस सर। यस अच्छा, अब जैसे कैटलिस्ट है FeMO, ऐसे बेटा पॉइजन भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजन। POISION होता है ना, देख लेना यार, जो भी है POSION जो भी होता है देख लेना। पॉइजन मतलब जहर, जहर लिख देते हैं ऐसे, जहर। ठीक है। तो जैसे कि BaSO4 आपने सुना होगा, BaSO4 होता है पॉइजन, और Yes, sir. H2S भी होता है। ठीक है। तो यस जैसे आपका प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है। वैसे पॉइजन क्या करेगा? कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को कम करेगा। कम करेगा। आई बात समझ में बेटा? यस सर। यस तो sir. अगर तुम्हारे सामने कभी प्रमोटर और कभी तुम्हारे सामने मान लो आ गया, क्या आ गया? पॉइजन आ गया, तो क्या तुम उसका बता पाओगे क्या काम है क्या नहीं है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब जैसे मुझे बहुत डिटेल में तो नहीं पता, बस हम तो एक बात बताते हैं। जैसे मान लो अपना पड़ोसी देश कौन सा है बेटा? अपना पड़ोसी देश बता दो कौन सा है? पाकिस्तान है कि नहीं है? यस सर। क्या पाकिस्तान के बाद बेटा न्यूक्लियर बम है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। नो सर। मैं ऐसा दावा करता है, क्या पता हो। लेकिन बेटा वो अगर है भी, तब भी वो धोखे से भी भारत पे नहीं डाल सकता। क्या वो डाल सकता है भारत पे बेटा? बताना। नो सर क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तान अटैच किससे, जुड़ा हुआ किससे? भारत से। और बेटा जब भी Yes, कोई sir. न्यूक्लियर बॉम्ब आप डालोगे तो उससे बहुत सारा रेडिएशन निकलेगा। अब वो रेडिएशन वो कैसे, मतलब अगर उसने बीचों बीच में डाला तब भी वो रेडिएशन इतनी दूर तक जाएगा कि आधा देश तो उसका भी खत्म हो जाएगा। आई बस समझ में? तो बेटा तुम्हें बताते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा, मे भी हम 100% नहीं बोल रहे, बट शायद, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं उसमें उनका एंटीडोट उसी में डाला जाता है कि भाई इसकी एक सीमा होगी कि बस यहीं तक रेडिएशन करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा। नहीं तो मान लो अगर तुम्हें ऐसा उसमें करा तो रेडिएशन तो बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन क्या होती है देखना बेटा जरा, एक बार देखियो। क्या 1H1 का न्यूक्लियस तोड़ते हो तुम? हाँ। किसमें बेटा? 2He4 में। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और सर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन? 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन। और यहाँ पे चेन बनती जा रही है। ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? फिर से 3 न्यूट्रॉन बना देगा। ये वाला क्या करेगा? फिर से 3 न्यूट्रॉन बना लेगा। ऐसे ये वाला 3 न्यूट्रॉन, ये वाला क्या करेगा? 3 न्यूट्रॉन। जय हो मूवी देखी है कि नहीं? बोलो हाँ ना बोलो। यस सर। उसमें कहते हैं कि आप एक की हेल्प करो, उससे बोलो 3 की हेल्प करो। बेटा वो कॉन्सेप्ट यहीं से चुराया है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बनाता है, वो न्यूट्रॉन करता है फिर से 3 न्यूट्रॉन, मतलब वो चेन बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। तुम खुद ही बताओ, अगर हम इसे चेन को तोड़ेंगे नहीं तो ऐसे तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी बेटा रेडिएशन से। यस सर क्योंकि ऐसे तो ये रेडिएशन खत्म चलता ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो एक टाइम पे हमें इसे, तो इसका मतलब जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना, एज अ साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो तुम्हारे न्यूक्लियर जो भी तुम बॉम्ब गिराते हो उसमें एंटीडोट का होगा कि भाई उसका एक लिमिट होगी कि बस यहाँ तक के रेडिएशन को पता चला हमने कहीं किसी भी देश पर डाला भाई उतना ही को खत्म करेगा, ये नहीं सब कुछ समेट दे। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आई डोंट नो, बाकी मुझे डिटेलिंग नहीं पता। ठीक है चलो, क्या तुम्हें बेटा पॉइजन का और प्रमोटर का काम समझ में आया क्या होता है? यस सर। यस ठीक है। तो अगर तुमसे कोई हैबर्स प्रोसेस लिख के देगा तो आपसे पूछेगा बताओ Fe इसमें कैटलिस्ट है कि MO, तुम बताओगे कि भैया Fe तुम्हारा कैटलिस्ट है और MO क्या है? प्रमोटर। 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 प्रमोटर क्या करेंगे? रिएक्शन के जो कैटलिस्ट की जो भी कंसंट्रेशन या फिर जो भी स्ट्रेंथ होगा उसे इनहेंस करेगा। सिमिलरली पॉइजन भी होते हैं, पॉइजन क्या करेगा? उसको कम करेगा। ठीक है। अच्छा देखो कुछ बातें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट कह रहा है कि दे आर स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। बेटा हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का अलग अलग काम होगा, समझ रहे हो? एल्कीन से एल्कीन बनाना है, कैटलिस्ट अलग काम करेगा। किसी और चीज में यूज करोगे मतलब उसका स्पेसिफिक नेचर होगा हर एक कैटलिस्ट का। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट सफिशिएंट टू कैटलाइज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शन। क्या कह रहा है? कि छोटा सा कैटलिस्ट काफी है अनलिमिटेड रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। आई बात समझ में?
अगला पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करेगा, ये फाइनल स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे आएगा लगेगा और बाद में फिर से हट जाएगा, ठीक है, वही वाली बात। और देखो ये कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, इट्स मतलब हाँ, कह रहा है इट एक्सेलरेट द रिएक्शन दैट इज ऑलरेडी अकरिंग। कोई रिएक्शन जो पहले से हो रही है उसे बस एक्सेलरेट करने का काम करता है कैटलिस्ट। आई बात समझ में, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, ठीक। Yes, जैसे sir. अगर आप N2 और H2 को मिला के अमोनिया बनाओगे तो आपने N2 और H2 को मिला दिया, अब अमोनिया तैयार हो रहा है, काफी टाइम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, Fe को यूज कर लेंगे एज अ कैटलिस्ट, तो क्या करेगा, उसे तेज कर देगा। तो ध्यान रखना, तुमसे कोई पूछे कैटलिस्ट का रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करता है, तो आंसर है गलत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कैटलिस्ट बस इतना करता है कि जो रिएक्शन पहले से हो रही है उसे एक्सेलरेट कर देगा, उसकी वेलोसिटी को, रेट को बढ़ा देगा। क्लियर हुआ इतना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे बेटा, Yes, sir. किसी का नाम बोल रहा है बेटा, देख लो। अब देखिए, हम तो पहले पढ़ा चुके हैं, लिखा हुआ प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, दो सब्सटेंस व्हिच एनहांस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, मतलब ऐसे जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। वही लिखा हुआ N2H2 में Fe जो है एमओ एलॉय यूज होता है, और एमओ क्या करता है, एमओ जो है वो यूज कर, ये लिखा हुआ है कि इन हैवर्स प्रोसेस Fe इज द कैटलिस्ट व्हाइल मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है, Fe की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, कि अभी कम एक्टिविटी को बढ़ा देगा। सिमिलरली पॉइजन, पॉइजन क्या करेगा, दो सब्सटेंस, हाँ, दो सब्सटेंस which decreases the activity of catalyst, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे कह रहा है कि H2S, ठीक है, हमने बताया था तुम लोग कि अगर N2H2 से रिएक्शन करा के Fe बनाओगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा Fe की एक्टिविटी को। तो H2S क्या करेगा, पॉइजन कहलाएगा, और MO क्या कहलाएगा, प्रोमोटर कहलाएगा। बोलो प्रोमोटर और पॉइजन क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. चले आगे। Yes. अब कह रहा है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, कह रहा है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमो मतलब क्या होता है बेटा, Same. Same. तो इसका मतलब है अगर आपका A प्लस B से C बन रहा है, A भी रिएक्टेंट है, B भी रिएक्टेंट है, और मान लो यहाँ पे हम कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं C, तो अगर A, B और C तीनों सेम फेज में, मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और कैटलिस्ट भी गैस है, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। आई बात समझ में? या फिर दूसरी तरीके से समझो, मान लो A प्लस B से बन रहा है C, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और जो तुम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वो भी क्या है, सॉलिड, इसे बोलेंगे क्या, होमोजीनियस कैटलिस्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब होमो मतलब सेम ही तो होता है, मतलब ये कि अगर आप जो भी रिएक्टेंट यूज करोगे, SO2 गैस है, O2 गैस है, और NO यूज करा, NO क्या है, कैटलिस्ट है, लेकिन वो भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में है तो इसे बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रो बता दोगे, बताओ, बता पाओगे कि नहीं हेट्रो? Yes, Yes, sir. कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट है, जैसे N2 गैस है, H2 गैस है, बट Fe क्या है, सॉलिड। तो ऐसे हम लोग कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। बताओ, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्या Yes, तुम्हें sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आसान आसान सी चीज थी। अगला देखो बेटा, अगले क्या कह रहा है, कह रहा टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कह रहा पॉजिटिव कैटलिस्ट। भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहे हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा, ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को कम कर रहे हैं उसे नेगेटिव कैटलिस्ट। रिएक्शन में लिखी हुई है, ठीक है, तो तुम्हें यही वाली रिएक्शन याद करनी है। मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को, पॉजिटिव का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है, ऐसे कैटलिस्ट, दोस कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Inhibitors. Inhibitor. इनहिबिटर्स। तो अगर कभी तुम्हारे सामने इनहिबिटर्स लिख के आ जाए तो समझ लेना कि किसकी बात हो रही है, नेगेटिव कैटलिस्ट की। क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. तो दो टाइप के कैटलिस्ट हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, नेगेटिव वो जो रिएक्शन के रेट को कम करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है, कह रहा है दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच एनहांस द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है A से B, ठीक है, और इसमें तुमने क्या करा, कोई कैटलिस्ट से यूज कर लिया, तो ये इस रिएक्शन पे कोई असर नहीं डाल रहा है, बट एक दूसरी रिएक्शन हो रही है जो C से D जा रही है, और ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, तो बस तुम्हें खाली पढ़ना है, पूछा नहीं जाएगा ये, क्योंकि जो भी पूछने वाली जाने वाली चीजें पे स्टार बना हुआ है और लिखा हुआ इंपॉर्टेंट। फिर थोड़ी सी थ्योरी है कि भाई कैसे होता है कैटलिस्ट की मैकेनिज्म क्या, उसे भी जरा एक बार देख लो बेटा। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट में, कह रहा है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। देखो सीधी सी बात में बता रखा है, कैटलिस्ट सबसे पहले आएगा, फिर क्या करेगा, H2 कहेगा बेटा मेरे सरफेस पे बैठो, सरफेस पे बैठा के क्या करेगा, ले जाएगा, फिर रिएक्टेंट करवाएगा। रिएक्टेंट जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H2 के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन, H2 आपस में बॉन्ड का क्या करेंगे, ब्रेकिंग,
ठीक है, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, H2 जो है सरफेस को छोड़ देगा और पूरी तरीके से रिएक्टेंट से मिल जाएगा। तो वही मैकेनिज्म लिखी हुई, सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट जो है वो डिफ्यूज होगा कहां पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे। दूसरे प्रोसेस क्या कह रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहले तो डिफ्यूज होगा, टूटेगा, फिर क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, मतलब सरफेस आके बैठना चालू करेंगे। फिर क्या करेंगे, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर केमिकल रिएक्शन हो रही है बिटवीन द रिएजेंट एंड रिएक्टेंट, मतलब जो तुम्हारा कैटलिस्ट है उससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, उसकी सरफेस पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अरे मतलब मेरी हाथ है, इसमें हमने चींटा बिठा लिया, चींटी बिठा लिया, चलो हटाओ, ये तो अलग हो जाएगा। मतलब कोई भी हाथ बिठा में केमिकल रिएक्शन करा दी हमने, कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल पानी लिया, चीनी लिया, मिला दिया, तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। तो मेरे हाथ के अंदर थोड़ा रिएक्शन हो, मेरी सरफेस पे हो रही है ना। तो कह रहा है क्या करेगा, अकरेंस होगी किसकी, केमिकल रिएक्शन की ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होगा कि भैया केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। उसका क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा प्रोडक्ट। डिसॉर्प्शन क्या होता है बेटा, एड्सॉर्प्शन का उल्टा। अब जो पार्टिकल जो रिएक्टेंट के थे पहले, क्या वो सरफेस पे आके बैठे थे, अब वो हटेंगे कि नहीं हटेंगे, डिसॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। Yes, sir. अब प्रोडक्ट जो है अभी भी जुड़ा होगा, तो ठीक है ना, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अब क्या होगा, कैटलिस्ट से डिफ्यूजन हो जाएगा, अलग चला जाएगा रिएक्शन वाली। आई बात समझ में बेटा। Yes, sir. यस सर। तो ये 5 स्टेप है, ऐसे मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, 5। ठीक है। यस सर। वाह हर्षित, हर्ष भाई बाहर हुई है, बाहर को मैम, अरे मैम तो होंगी बेटा, देखना जरा डिप्टी मैम जो है। बेटा बताओ समझ में आया इतना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो बताओ ये वाली स्लाइड पूरी आपको समझ में आई कि नहीं आई, कैटलिस्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बेटा बता दो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये वाले नोट्स जो है अपलोड कर देंगे, आप वहां से उठा लेना। ठीक है, अब इसका ये कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 देखते हैं क्या है। अगर बड़ा होगा तो स्किप करेंगे, अदरवाइज उसे भी हम लोग कर लेंगे। पेट्रोल नहीं केरोसिन ऑयल लेके जाएंगे, कौन कह रहा है, प्रतिभा बहुत पीटेंगे तुम्हें, ये कोई बात हुई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक डाउट है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाउट है, ठीक है बताओ। सर प्लैटिनम की जो सर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम सर वेरिड होती है हर एक उसमें। प्लेटिनम के हाँ, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +2 भी करता है बेटा। सर मुझे ना एक कैलकुलेट करनी नहीं आ रही, सर आप बताएंगे। बताओ। सर ब्रैकेट में पीटी, ब्रैकेट में पीटी, सर फिर ब्रैकेट NH3, NH3, ब्रैकेट क्लोज Cl5, Cl5, सर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +2। ब्रैकेट +2, यही है बस। यस सर, और सर बाहर है SO4 का -2। SO4 का 2 नेगेटिव या ये होल ट्वाइस। सर नो सर, सर SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव, ये कह रहा हो। यस सर। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी, ये नहीं समझ में आ रहा। यस सर। देखो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो अगर देखा जाए, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इस पे +2 है, इस पे -2 है। बोलो हाँ या ना। +2 और -2 बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं, बोलो। मतलब इस पे Yes, +2 इस पे -2, तो कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो हम इसे ऐसे ना लिख के, मगर इसे ऐसे लिख लें, देखो तो तुम ऐसे समझ सकते हो, PT NH3 तुम्हारा एक ही है, Cl आपके हैं 5 और SO4 ऐसे आपका लगा हुआ है बाहर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो, प्लेटिनम की निकाल लेते हैं। देखो प्लेटिनम की आपको x माननी है, तो हमने लिखा x प्लस, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता तो हो गया 0। Cl कितना होता है -1, कितने हैं 5, तो लिखेंगे -1 × में 5। अच्छा, और प्लस आप लिखोगे SO4 पे कितना होता है -2 होता है, ऑलरेडी दे ही रखा है। सॉरी मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, इसे ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, जब हम उसे हटा के चलना फिर क्या, और इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं तो 0। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बैलेंस कर लिया। तो अब ये हो गया x -5 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 7 आ जाएगा। रुक जाओ सर आपने यहाँ पे -2 क्यों किया, क्यों सर +2 तो आपने कैंसिल कर दिया ना। ओके सही है, रुक जाओ एक सेकंड। सर +5 की ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना इस तरह।
नहीं, एक सेकंड देखो, अगर हम लोग यहाँ से बेटा निकालना चाहे तो इस पे +2 इस पे -2, मतलब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है ना, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो इस वाले से सिर्फ निकाल लेते हम लोग, तो इसकी आप x मान लो, ये हो गया 0, ये हो जाएगा -5 और इज इक्वल टू आ जाएगा +2, तो x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा इसका, खत्म बात। प्लेटिनम की +3 आएगी बेटा, क्योंकि ये तो पहले से आपको आयनिक फॉर्म में दे रखा है ना सर Yes, sir. ठीक है सही सर। भाई, 3 ऐसे आई, माइनस का 5 जाएगा तो +5 हो जाएगा सर, फिर तो 7 नहीं आ जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर सही बोल रही है वो। सर x + 0 इक्वल्स टू बी सर +2 +7 + आएगा। 5 हो जाएगा ना। ये NH3 दिया हुआ बेटा यहाँ पे पक्का, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे NH3 ही दिया हुआ है क्या? तो सर अगर अभी हर्षिता बता सकती है। -5, तुम इस पे चार्ज क्यों ले रहे हो, जैसे +2 दिया हुआ है, S2 0 हो जाएगा। देखो एक काम करते हैं, जैसा इन्होंने दिया हुआ वैसे कर लेते हैं ना। देखो बात सुनो, अगर हम इसे x मानते हैं और यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे -5 और +2 का मतलब है कि +2 उधर होगा, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। और -2 का मतलब है इधर, तो ये +2 होगा, तो यार +5 ही तो आएगी बेटा, x +5 ही आएगा। +5 आएगी, सिंपल तो है। देखो एक बार सही समझाते हैं, रुको हम बताते हैं फिर से, एक बार फिर से सर देखो। यहाँ से क्योंकि +2 और -2 कैंसिल तो हो जाएगा। हाँ वही हम कह रहे हैं कि जो इन्होंने दिया है उसे आप वैसे ही लिख लो, ठीक है। देखो एक बार समझो भाई, सीधी सी बात है, कह रहा है Pt और यहाँ पे कह रहा है एक आपको NH3 दिया हुआ है, आपको Cl दिए हुए हैं 5, ठीक है। और आप कह रहे हो कि बाहर आपको दिया हुआ है SO4, बट ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में, मतलब आप कह रहे हो ये +2 है, ये -2 है, तो हम कह रहे हैं ठीक है चलो, अगर इतना है तो हम क्या करेंगे, इसके निकालनी तो हम इसे मानेंगे x प्लस इसका हो गया 0, यहाँ पे हो गया -5। अब +2 का मतलब उधर जाके +2 है तो इधर वापस आएगा, तो ये -2 हुआ कि नहीं हुआ। और चाहे आप इसे ऐसे रख दो जैसी आपकी मर्जी, ये +2 का मतलब है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे +2, तो हम लोग इक्वल में रखेंगे ना +2, इक्वल का +2 इधर आएगा तो -2, चाहे आप इसे अगर +2 भी रख लोगे, इस पे हो गया -2 और टोटल पे कोई चार्ज हम लिखेंगे नहीं, ये हो गया 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +5, ये होगा बेटा, ठीक है। ओके सर। हाँ इसका ये रहेगा। कोऑर्डिनेशन का टेस्ट हो गया बेटा आप लोगों का? यस सर। यस कैसे नंबर आए, कैसे नंबर आया बेटा? अरे बताओ भैया, कैसे नंबर आए तुम लोगों के? अच्छे नंबर आए कि नहीं? आवाज आ रही है बेटा? ठीक था, अच्छा ठीक था, मतलब अच्छे नंबर नहीं आए इसको, ठीक है कोई बात नहीं। चलो बेटा कैटलिस्ट को पूरा कर लेते हैं। अब देखो आगे, अच्छा सारे सब्जेक्ट मिक्स थे, ठीक कोई बात नहीं। अब देखो कैटलिस्ट का इंडस्ट्री में क्या यूज है, तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इनका कुछ मतलब उपाय हो नहीं सकता, ठीक है। पहला क्या यूज लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है आपको बस इन्हें पढ़ना है, याद करना है। प्रिपरेशन ऑफ O2 फ्रॉम KClO3, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, Mn यूज करते हैं। ऐसे हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया में क्या यूज करते हैं, Fe को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, MO यूज होता है एज अ प्रमोटर। ऐसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, वैनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करोगे। तो ये तुम्हें बस याद करना है, जस्ट जनरली तुम्हें क्या करना है, कैटलिस्ट जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं मेथड प्रिपरेशन के लिए, उसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं बस तुम्हें याद करना है, ठीक है। आई थिंक इसके बाद कैटलिस्ट नहीं है, हाँ ठीक है। इसके बाद एंजाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बस तुम लोग क्या करना, कैटलिस्ट तक का बेटा पढ़ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एंजाइम और जितना भी बचा हुआ है उसे देखते हैं कितने दिन में हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। चलो बस, आपकी कौन सी बायो की क्लास है ना? यस सर। अच्छा मैम आ गई क्या? मैम अभी नहीं आई, तो भाई हम किसी को बना के जाते हैं, ठीक है। किसे बना के जाएं? ऋत्विका आपको बना दे? यस सर। ठीक है, चलो तुम लोग बायो एंजॉय करो, तुम लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो, ठीक है। यस सर, बाय सर। बाय।